और आज कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर किशोर नानक जुड़ चुके हैं। किशोर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। फोकस सबसे पहले प्रेशियस मेटल्स पर होगा। सोने पर बात करें तो यहाँ पर ओपनिंग हमने 26,000 के लेवल पर आप देखिए तो एक बार फिर से आप देखेंगे करेक्शन हुआ और अब हम करेक्शन के बाद एक बाउंस बैक हुआ है, 26,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं। पिछले मात्र 2 दिनों के कारोबार में इसमें करीब 1,000 रुपए तक की तेजी आ चुकी है। रुपए में मजबूती के बावजूद आपने देखा है एमसीएक्स पर सोना बढ़त के साथ ही कारोबार कर रहा है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस तरह का बाउंस बैक आया है, हमने देखा $1180 तक हम गिरे थे कॉमिक्स पर, लेकिन फिर अब जो शार्प बाउंस बैक है $1250 के ऊपर अब सोना ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस हफ्ते शुक्रवार को अमेरिका में नॉन फार्म पेरोल डेटा आ रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट होंगे। किशोर से जानते हैं कि अब सोने की डायरेक्शन यहां से क्या होनी चाहिए। किशोर, सोना 26,000 के ऊपर एक बार फिर से पहुंच गया है और हमें देखा 2 ही दिन की अगर आप बात करें तो 1,000 रुपए की तेजी देखने को मिली है। कितनी टिकाऊ लग रही है ये तेजी? आई थिंक शॉर्ट टर्म में जैसा आपने बताया कि फ्राइडे तक मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग मोड में मोमेंटम में रह सकता है। यहाँ पे अब शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो शायद 26,700-800 तक भी लेवल्स शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मुझे ये जो पर्टिकुलर रैली के लिए कुछ फंडामेंटल जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज़ प्योरली अ टेक्निकल बाउंस बैक और जो बहुत ही शार्प फॉल के बाद एक बाउंस बैक है। और टिपिकली ऐसा फॉल के बाद जो भी बाउंस बैक आता है विदाउट एनी डाउट के शार्प बाउंस बैक रहता है नॉर्मली। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म में एक मे बी 700-800 रुपये का और रैली है, बट टिकाऊ तो नहीं लग रहा है ये जो रैली है। आई थिंक इफ यू आर लुकिंग एट ए 3 मंथ्स परस्पेक्टिव शायद वापस हम लोग नया लो छूने के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स किशोर, जिस तरह से मैंने कहा कि इस हफ्ते के अंत में शुक्रवार को अमेरिका से जो आंकड़े आने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस हफ्ते की चाल कैसी रहेगी सोने में? क्या आपको लग रहा है एक तेजी का मोमेंटम रहेगा या आप 26,000 क्योंकि हम क्रॉस कर चुके हैं तो थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है? आई थिंक मार्केट से एक बार ये नॉन फॉर्म पेरोल नंबर्स थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज देने का एक्सपेक्टेशंस बिल्टअप कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो मोमेंटम इकोनॉमी में दिख रहा था उसको भी आगे कंटिन्यू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज अभी फेड का टोन में भी थोड़ा सा सटलिटी आया है। यहाँ पे फेड भी कि तुरंत QE3 को जो एग्जिट मोड में नहीं आएंगे, थोड़ा सा सॉफ्टन हो चुका है फेड का स्टैंड। सो मेरे हिसाब से आई थिंक दिस शुड बी स्लाइटली पॉजिटिव फॉर गोल्ड। तो आई थिंक शॉर्ट, जैसा मैंने पहले भी बताया कि शॉर्ट टर्म में 700-800 रुपए और रैली होने का उम्मीद है। अब किशोर, लेकिन ऐसे में ऑफ कोर्स हम इंडिया में हमेशा देखते हैं जब भी थोड़ी सी गिरावट आती है तो निचले लेवल्स पे एक सपोर्ट आ जाता है क्योंकि फिजिकल डिमांड में यहाँ पर फिजिकल डिमांड सामने निकल कर आती है। अगर ऐसा होता है तो आपको लग रहा है कि वहां से और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा घरेलू मार्केट्स की अगर बात करें तो? नहीं, मुझे तो फिजिकल डिमांड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है। फिजिकल डिमांड अभी फिलहाल के लिए तो नहीं आएगा, बिकॉज ये सीज़न नहीं है। टिपिकली ये सीज़न गोल्ड के लिए नॉर्मली बहुत ठंडा रहता है बिजनेस, मोर लेस उसी ट्रेंड फॉलो करेगा। और जो भी अगर गिरावट, अब इस बार जो गिरावट आएगा तो एटलीस्ट आपको जो फिजिकल बाइंग सपोर्ट आएगा 24,000 के आसपास है, 24,000 के आसपास मिलेगा, तो तभी एक बार एक फिजिकल बाइंग में स्पर्ट आ सकता है। बट तब तक मुझे तो नहीं लगता है कि बायर्स विल कम बैक टू द शॉप्स। ओके, तो आज क्या सलाह होगी किशोर, क्या करना चाहिए सोने में? अरे आज एक बार अगर डिप्स मिलता है तो 25,975 950 के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं। 25,915 का इंट्राडे का स्टॉप लॉस रहेगा, ये प्योरली इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, और 26,150 के आसपास का टारगेट। ओके, तो आपको फिलहाल खरीदारी की राय दे रहे हैं। किशोर, चांदी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव दिखाया क्योंकि हमने देखा था पिछले हफ्ते यहाँ पर 40,000 के नीचे हम पहुंच गए थे। इनफैक्ट 39,000 के नीचे के भी कुछ लेवल्स देखने को मिले थे, लेकिन अब फिर से एक शानदार बाउंस बैक। क्या लग रहा है चांदी में क्या होगा, अब आगे थोड़ी सी बढ़त ही देखने को मिलेगी? आई थिंक चांदी अगेन हम लोग मे बी 42,000 के आसपास का लेवल्स छू लेने का प्रोसेस में है प्रोबेबली। और एक ये भी है कि चांदी अंडर परफॉर्मर रहेगा और आगे भी उसका चाल ऐसा ही रहेगा। सिल्वर, गोल्ड जितना इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा, बट जब भी ये गिरावट का माहौल बनेगा सिल्वर ज़्यादा गिरेगा। तो फिलहाल के लिए यस, इंट्राडे के लिए मैं इसमें बाइंग का सलाह दूंगा 40,650 के आसपास इसमें, और 40,450 का स्टॉप लॉस के साथ
41,250 के आसपास का टारगेट्स के लिए। बट इवेंचुअली मेरा पोजिशनल ट्रेड ऐसा बनेगा कि अगर आपको 41,800 से लेके 42,000 का लेवल्स मिलता है तो वहां पे बिकवाली करके चलना चाहिए। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट अभी भी आई थिंक 32,000 से लेके 34,000 का लेवल्स के लिए देख सकते हैं। मीडियम टर्म आपने बोला 32,000 से 34,000, क्या मीडियम टर्म का टारगेट क्या होगा? समय सीमा जो आप कह रहे हैं वो कितनी होगी? दिसंबर से मार्च 2014 के बीच में। ओके, और उन लेवल्स पर फिर क्या आप सलाह देंगे कि जब वो लेवल्स आते हैं, इफ इट ऑल आए, तो खरीदारी करनी चाहिए? कर सकते हैं, बट जो रिटर्न्स हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि नॉर्मली कि आप हर साल आपको 30-35% के आसपास रिटर्न मिलेगा, वो शायद उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। शायद आपको वहां से 10% का एनुअलाइज रिटर्न एक बार मिल सकता है। बट अगेन डेफिनेटली वहां पे एक वैल्यू बाइंग दिख सकता है। डोंट एक्सपेक्ट ए शार्प रिकवरी फ्रॉम दैट लेवल्स। बिल्कुल, तो एक्चुअली अगर आप देखें लॉन्ग टर्म आप गिरावट देखने को मिलेगी। और जिस तरह से किशोर ने मेंशन किया, दिसंबर से मार्च 2014 तक आपको 32 से 34,000 के लेवल्स देखने को मिले। इनफैक्ट सभी अगर आप एक्सपर्ट्स देखें यहाँ पर जो दिग्गज हैं, जो कमोडिटी प्रेशियस मेटल्स को ट्रैक करते हैं, उनको लगता है कि 2004 से जो एक सुपर साइकिल शुरू हुई थी कमोडिटीज की, वो अब शायद यहाँ पर खत्म होती दिख रही है और यहाँ से आपको कुछ गिरावट ही देखने को मिलेगी आगे। और अगर ये लेवल्स भी आते हैं तो उसके बाद भी आपको एक बहुत ज्यादा शार्प रैली नहीं देखने को मिलेगी। जिस तरह रिटर्न्स सोने और चांदी में पिछले कुछ सालों में देखिए, वो शायद अब आपको जल्द ना देखने को मिले। वक्त है एक छोटे से ब्रेक के बाद फोकस बेस मेटल्स पर। वेलकम बैक। बेस मेटल्स पर फोकस करें। यहाँ पर भारी उठापटक देखने को मिल रही है। शुरुआत मजबूती के साथ ही हमने देखा था, ऑफकोर्स हुई थी, और M6 में कॉपर 418 का एक लेवल टच करके अब गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप देखेंगे बहुत ही एक्चुअली कंफ्यूजिंग मूव्स बेस मेटल में देखने को मिल रहे हैं। एल्यूमिनियम ने शुरुआत भी इन्हीं लेवल्स के आसपास की थी और आप देखेंगे अभी भी इन्हीं लेवल्स पर है। लेड पर इनफैक्ट नजर डालेंगे, निकल ने बहुत सुस्त शुरुआत की थी और अभी भी अगर आप देखें आई थिंक 831 के आसपास की शुरुआत थी और 832 के लेवल अब आपको देखने को मिल रहे हैं। उन्हीं लेवल्स के आसपास निकल भी ट्रेड करा, तो निकल में बहुत कुछ सिग्निफिकेंट मूव्स नहीं है। लेड पर अगर आप नजर डालें, लेड में भी 125 की तरफ अब पहुंचने की कोशिश, 120 से 126 तक की एक रेंज है जिसमें कुछ पिछले कुछ समय में लेड हमने देखा है ट्रैप्ड है। जिंक भी बढ़त के साथ, लेकिन एक्चुअली कॉपर पर बात करनी होगी क्योंकि कॉपर ने जिस तरह से तेजी के साथ शुरुआत की थी, अब थोड़ी सी नरमी आती दिख रही है। किशोर, कॉपर की जो शुरुआती तेजी थी वो खत्म हो रही है, क्या लग रहा है अब बस वही 418 का लेवल था जहां तक कॉपर कई ट्रैजेक्टरी दिख रही थी, या अभी थोड़े सा अटक रहा है और आगे जाने की क्षमता है? आई थिंक यहाँ पे जो कल का जो मूव था प्रेडोमिनेंटली पीएमआई नंबर्स को लेके, ग्लोबल पीएमआई नंबर्स स्पेशली यूएस, यूरोप और चाइना का पीएमआई नंबर्स बेटर देन एक्सपेक्टेड, स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेड। बहुत ही खास नंबर्स नहीं था बट स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो उसका तुरंत रिएक्शन कॉपर और अदर बेस मेटल्स में देखने के लिए मिल रहे हैं, बट वो धीरे धीरे फेड हो रहे हैं बिकॉज बेसिक फंडामेंटल्स कॉपर का अभी भी मंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ये जो तेजी है सस्टेनेबल नहीं दिख रहे हैं। प्रॉब्ली 416-18 के आसपास आता है तो इसमें बिकवाली ही करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 422 और 24 के लेवल्स ब्रेक करना बहुत ही इम्पॉसिबल रहेगा, तो वो लेवल्स एक बार स्टॉप लॉस मान के चलिए। और 406-8 का लेवल्स का टारगेट्स के लिए इसमें ऊपर के लेवल्स में शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल कॉपर में आपको ये सलाह दे रहे हैं किशोर, लेकिन क्या लग रहा है अगर एक पोजिशनल कॉल इसमें ले तो 400 के नीचे आपको कॉपर एक बार फिर से स्लिप होता दिख रहा है? यस, बट इसके लिए शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जब तक ये स्लाइटली बेटर और फ्लैटिश डेटा आता है तो आपको शायद 390 से लेके 425-430 का रेंज कॉपर में देखने के लिए मिल सकता है। अगर वापस एक बार चाइना का कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग 50 के अंदर चले जाता है या पीएमआई नंबर्स, तो शायद इसको आपको 6,600 जो डॉलर का लेवल्स है वो ब्रेक करने के लिए मिल सकता है। उसके नीचे तो शायद कॉपर 360 का लेवल्स भी देख सकता है इंडियन मार्केट्स में। देखें, और ये कितने लंबी कॉल दे रहे हैं आप? 360 के लेवल कब तक आ सकते हैं?
आई थिंक जैसा मेरा उम्मीद है कि प्रॉब्ली आपको अगस्त सितंबर तक ये लेवल्स एक बार देखने के लिए मिल सकता है। ओके, अगस्त सितंबर तक आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, 360 तक के लेवल कॉपर छू सकता है। लेड 125 के आसपास पहुंच रहा है और आप देखेंगे कि 125 126 वह लेवल है जहां पर लेड अटकती है। यहां से अब क्या करना चाहिए, क्या खरीदारी की राय होगी या बिकवाली की? यस, इंट्राडे के लिए शायद ये मोमेंटम थोड़ा सा और बढ़ सकता है, जैसा आपने बताया कि 125-26 में इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आई थिंक इंट्राडे में 123.25 का स्टॉप लॉस के साथ सेम 125.5 के टारगेट्स के लिए इसमें बाइंग कर सकते हैं। बट जैसा आपने बताया कि एग्जैक्टली 125-126 आता है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो पोजिशनल ट्रेडर्स है तो ऊपर में बिकवाली करके चलना चाहिए। ओके, तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं ऊपर में बिकवाली करें, लेकिन इंट्राडे में आप एक बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं, तो खरीदार की राय आपको इंट्राडे लेवल्स पर दे रहे हैं किशोर। किशोर, करेंसी पर भी एक चेक लेना चाहेंगे। ऑफ कोर्स जिस तरह से फ्लक्चुएशंस हमने करेंसी मार्केट में भी देखी है, रुपए में अब तो पिछले 1-2 दिनों से मजबूती देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है आगे का आउटलुक रुपए पर? आई थिंक यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक टर्न अराउंड तो नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली थोड़ा सा मोमेंटम तो आया है। गवर्नमेंट भी एक क्लियर सिग्नल्स भेज रहे हैं मार्केट को कि इट इज़ रेडी टू टेक सम डिसीजंस। जैसा डीजल प्राइस का बढ़त आ गया, उससे पहले कुछ और डिसीजंस लेना शुरू किया है। अभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक में डाल दिया, तो गवर्नमेंट एक्टिविटी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, तो इट इज़ गिविंग सम कॉन्फिडेंस टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो मेजर प्रॉब्लम था, जो करंट अकाउंट डेफिसिट का जो प्रॉब्लम है, उसका कुछ हद तक उसका जो पैनिक जो सिचुएशन था अप्रैल और मई में, शायद वो पैनिक जून में नहीं दिखा, बिकॉज मई 20 के बाद जो गोल्ड में जो स्टेप्स लिया गया है कि उसका एक्चुअल डिलीवरी, एक्चुअल नंबर्स आपका जून का मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से करंट अकाउंट डेफिसिट विल बी अ पॉजिटिव सरप्राइज दिस टाइम। तो उसका भी एक इम्पैक्ट धीरे धीरे मार्केट में आ रहा है। और तीसरा है कि इक्विटी मार्केट में भी अच्छा खासा रैली देखने के लिए मिला। तो आई थिंक ये तीनों पॉजिटिव फैक्टर्स एक बार रुपये के लिए पॉजिटिव बनते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से ट्रेंड रिवर्सल नहीं बोल सकता हूँ, बट आई थिंक डेफिनेटली एक अच्छा खासा पुलबैक है डॉलर रुपये में, तो प्रोबेबली 58.30 58.40 तक भी एक बार गिरावट देख सकते हैं इसमें। ओके, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कि वो लेवल्स जल्द ही देखने को मिले। 58.40 58.30 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं किशोर, इन सभी पॉजिटिव सरप्राइजेस के चलते। लेंगे एक ब्रेक के बाद कच्चे तेल पर फोकस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। कच्चे तेल की बात करें, यहाँ पर हमने देखा था कल तेजी आई थी और उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। ऑफ कोर्स नाइमेक्स पर क्योंकि $98 के पार हम जा चुके हैं और $98 पर थोड़ा सा अटकता हुआ आपको हमेशा दिखता है कच्चा तेल, लेकिन अब आप देखें तो नेगेटिव से पॉजिटिव रुझान फिर से एक बार देखने को मिल रहा है। हमारे बाजारों में भी अगर आप देखें तो 5800 के ऊपर हम ट्रेड करते हैं और शुरुआत 5817 के आसपास हुई थी। अब वहां से कुछ तेजी पकड़ी है कच्चे तेल ने। और ब्रेंट क्रूड भी अगर आप देखें तो ब्रेंट क्रूड में भी हमने देखा है कि यहाँ पर काफी बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन फिर उसके बाद स्तरों पे एक्चुअली 103 के ऊपर ही हम हैं और 102 103 यही लेवल है जहां पर हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ता हो गया और ये ब्रेंट क्रूड इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अब क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए कच्चे तेल में? किशोर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कच्चे तेल में बढ़त कहां से आ रही है? कच्चे तेल में दो फैक्टर्स इसका जो रिसेंट पॉजिटिवनेस के लिए कारण मान सकते हैं। वन इज मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा वापस जियोपॉलिटिकल टेंशन से इरप्ट हो गया ड्यू टू इजिप्ट का सिचुएशन की वजह से। तो आई थिंक वो थोड़ा सा नर्वसनेस बढ़ा रहे हैं, उसका रिस्क प्रीमियम्स बढ़ाते जा रहे हैं, वो एक है। नंबर 2, जैसा मैंने कॉपर के मामले में बताया कि जो PMI नंबर्स पॉजिटिव आया था, तो थोड़ा सा जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो पॉजिटिवनेस आ रहे हैं वो सेंटिमेंटली पॉजिटिव हो रहा है। बट अदरवाइज आप हम लोग अगर फंडामेंटल प्योर डिमांड सप्लाई नंबर्स अगर देखेंगे तो डेफिनेटली सप्लाई इज एक्सीडिंग डिमांड। और चाहे वो ओपेक का सप्लाई हो, नॉन ओपेक का सप्लाई हो, सप्लाई बढ़ता ही जा रहा है। तो डेफिनेटली एक कोई सस्टेनेबल तेजी नहीं रहेगा। बट शॉर्ट टर्म में मिडिल ईस्ट का नर्वसनेस के वजह से जो प्रीमियम्स है वो शायद एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में मेंटेन हो सकता है।
तो यहाँ पे हालांकि 58-15 के आसपास इसमें एक बाइंग लेवल बन सकता है 57-75 का स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे में आपको 57-70 का टारगेट्स का 58-70 का टारगेट्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट शायद अगर पोजिशनली मुझे एक सस्टेनेबल रैली नहीं दिख रहा है। लेट अस प्ले द मोमेंटम बट नॉट टेक ए पोजिशनल लॉन्ग टर्म व्यू ऑन दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। किशोर, लेकिन हमने अक्सर देखा है इस लेवल के आसपास अगर जब भी कच्चा तेल आता है तो थोड़ा सा अटकता है और यहाँ से गिरावट आ जाती है। क्या लग रहा है आपको, कितनी ये तेजी जाती दिख रही है? या मैंने जैसा बताया कि तेजी तो नहीं लग रही यहाँ पे, बट डेफिनेटली मोमेंटम पॉजिटिव है। तो अभी अगर शॉर्ट करने जाएंगे तो वी आर प्लेइंग अगेंस्ट द मोमेंटम, टिपिकली कमोडिटी मार्केट में जो करना नहीं चाहिए था। सो आई थिंक अगर ये इसमें एक अच्छा क्लियर सिग्नल मिलता है, कम से कम 57-20 57-30 के नीचे जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक ये नेगेटिव मोमेंटम बनते नहीं है। तो आई थिंक वंस इट कम्स बिलो $98 इंटरनेशनल मार्केट में, देन इसमें जाके शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपको ट्रेंड के विपरीत ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स जिस तरह कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो आपको इंट्राडे पोजीशन एक खरीदारी की बनानी चाहिए 5815 के लेवल पर। किशोर, लेकिन 2.5 साल के निचले स्तर पर ब्रेंट का प्रीमियम है, इसके क्या मायने हैं? यहाँ पे अगेन दो चीजें। वन इज जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो प्रीमियम चला गया था व्हेन वी आर कंपेयरिंग 2 साल का निचले स्तर में, इसीलिए है कि 2 साल पहले बहुत ज्यादा प्रीमियम हो गया था। उस टाइम पे जो मिडल ईस्ट का जो क्राइसिस चल रहा था, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, टर्की, वेरियस क्राइसिस आया था। सो दैट वाज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रीमियम जो $25-27 का प्रीमियम हो गया था। तो अभी तो ऑब्वियसली वो सिचुएशन नहीं रहा है मिडल ईस्ट में। ईरान का भी टेंशन थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो गया, बट हल्का फुल्का टेंशन अभी भी है। सो प्रीमियम डेफिनेटली कम हो गया है। और स्पेशली जो यूरोपियन साइड जो क्रूड पाइपलाइंस का मसले चल रहा है, तो उस टाइम पे वो भी अभी क्लियर हो चुका है। तो आई थिंक जो प्रीमियम वी शुड नॉट कंपेयरिंग, बिकॉज वो 2 साल पहले सिचुएशन ही बहुत अलग था और अभी सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके, नेचुरल गैस पर अब राय लेते हैं किशोर की। नेचुरल गैस भी हल्की सी बढ़त है, लेकिन एक रेंज के अंदर ही हम देख रहे हैं। 210, 212 से लेकर 225 तक आप देखते हैं नेचुरल गैस पिछले कुछ समय से घूम रही है। नेचुरल गैस में क्या आप समय आ गया है कि शॉर्ट पोजीशन बनाए किशोर? आई थिंक शॉर्ट टर्म में यस, मे बी 210 का टारगेट के लिए आप शॉर्ट टर्म एक इंट्राडे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं 218-50 का स्टॉप लॉस के साथ। बट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन रेंज आप नीचे में देखेंगे तो 207, 8 और 10 लेवल्स, और ऊपर में 238-40 का लेवल्स आता है, तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सो मेरे हिसाब से स्टिल इसमें वेदर रिलेटेड प्ले है यहाँ पे, और खास करके दिस इज नॉट द सीजन फॉर नेचुरल गैस। सो टिपिकली एक रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं 200 से लेकर 240 के बीच में। सो एनीवेयर क्लोज टू 200 इट शुड बी अ बाइंग लेवल, एनीवेयर क्लोज टू 235-240 इट शुड बी अ सेलिंग लेवल। ओके, इंट्राडे में आप एक सेल कॉल ही बनाए, लेकिन जो रेंज सुझाई किशोर ने 200 से 240, 200 के लेवल के आसपास खरीदारी करें, 235 के लेवल के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। किशोर, शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। और आपको बताएं कि कमोडिटी बाजार में निवेशकों को स्ट्रैटेजी बताने के लिए रोज शाम 4 बजे हम लेकर आते हैं अपना खास शो कमोडिटी कॉल। ऐसे में अगर आपका कमोडिटी से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप हमें पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए COMM लिखकर स्पेस दे, कमोडिटी का नाम लिखकर 51818 पर SMS करें। हम देंगे कमोडिटी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब और आपको बताएंगे कमाई के टिप्स।